तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर की है और हम लोग इसमें सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं। सेकेंड पेपर हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल। हम लोग यूनिट 1 पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 भी पूरा पढ़ चुके हैं और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम यूनिट 3 का ए पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम कब से होगा इसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे ही दी जाएगी। फोर्थ सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम कब से होना है बताया जा रहा है कि जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो 22 या 23 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यही जुलाई महीने में ही। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। और जैसे ही आपका ऑफिशियल टाइम टेबल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे रिलीज होता है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अभी आपके जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वेबसाइट है उस पर ऑफिशियल बीएड का टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ है। अनऑफिशियली मेरे पास आ चुका है, जिसमें कि 23 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जब ऑफिशियली रिलीज वहाँ पे हो जाता है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आज का जो हमारा यूनिट है 3 का ए है और इसमें हम लोगों को काउंसलिंग का मीनिंग जानना है, कॉन्सेप्चुअल सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ना है कि गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच क्या सिमिलर बातें हैं और क्या डिफरेंसेज हैं, क्या अंतर हैं। रिलेवेंस ऑफ काउंसलिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है कि वर्तमान में काउंसलिंग यानी परामर्श की क्या प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता यानी क्या महत्व है, जो परामर्श है वर्तमान में कितना समाज में दिख रहा है, कितना इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको महत्व दिया जाता है। लास्ट में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इन स्कूल, कि स्कूलों यानी विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का संगठन क्या है। किस प्रकार से स्कूलों में गाइडेंस और काउंसलिंग की सेवाएं दी जाती हैं और इन सेवाओं को देने के लिए वहाँ कैसी व्यवस्था की जाती है, किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। ये यूनिट आपका थोड़ा लंबा है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है। 4-5 वीडियो लेक्चर में ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको गाइडेंस 10 वीडियो लेक्चर में यूनिट 1 का ए पढ़ाया था, उसी प्रकार एक काउंसलिंग भी आपका इम्पोर्टेंट टर्म है, तो थोड़ा 4-5 वीडियो लेक्चर लग जाएंगे। लेकिन ये मैं पूरी गारंटी के साथ करता हूँ कि अगर आप इन 4-5 वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं तो काउंसलिंग के बारे में आपको एक हल्की फुल्की समझ बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। आप कहीं पे भी काउंसलिंग के बारे में बोल पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि काउंसलिंग होता क्या है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आज काउंसलिंग की मीनिंग जानेंगे, काउंसलिंग का क्या अर्थ है, काउंसलिंग की परिभाषा जानेंगे कि काउंसलिंग की परिभाषा क्या होती है, और उसके साथ साथ काउंसलिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, काउंसलिंग की विशेषताएं भी हम जानेंगे। तो आज का जो ये हमारा सेशन होगा इसमें हम 3 चीज़ जानेंगे, मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात हो रही है मीनिंग ऑफ काउंसलिंग की, यानी कि परामर्श का अर्थ क्या होता है। तो परामर्श का अर्थ क्या होता है, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार हम परामर्श का सबसे पहले अर्थ देखते हैं। परामर्श का अर्थ होता है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क। पारस्परिक तर्क वितर्क का मतलब क्या कि 2 व्यक्ति हैं जी, और 2 व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, यानी तर्क वितर्क कर रहे हैं। ये जो 2 व्यक्ति हैं ये आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, यानी सामने वाला इनसे कुछ पूछ रहा है
और ये बंदा इनको कुछ आंसर कर रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको परामर्श बोला जाता है। इसमें पूछताछ होता है, जो काउंसलर होता है वो काउंसली से क्वेश्चनिंग करके उसके प्रॉब्लम को जान रहा होता है। विचारों का पारस्परिक विनिमय है। जो काउंसलर है वो काउंसली के विचारों को जानने का कोशिश करता है ताकि वो प्रॉब्लम को फाइंड कर सके, प्रॉब्लम के नेचर को फाइंड कर सके, प्रॉब्लम का जो कॉज है उसको पहचान सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है परामर्श। इसका अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क, विचारों का पारस्परिक विनिमय होता है। आगे देखिए, मार्गदर्शन में हमने पढ़ा था, हमने किसने, आप और हम लोग मार्गदर्शन पढ़े ही हैं। मार्गदर्शन यानी निर्देशन, जिसको इंग्लिश में हम गाइडेंस बोलते हैं। मार्गदर्शन में हमने पढ़ा था कि कोई भी दिया जा रहा सलाह, कोई भी हमको सलाह देता है उसी को हम मार्गदर्शन बोलते हैं। तो मार्गदर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो दोस्त है या परिवार है या हमारे अध्यापक हैं, वो जो हमको सलाह देते हैं किसी समस्या के समाधान के संबंध में, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्गदर्शन कहते हैं। लेकिन जब यही सजेशन हम किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से जाके लेते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि अपने दोस्त, परिवार या अध्यापक से चीज़ नहीं ले रहे हैं, अब हम किसी प्रोफेशनल से ये सलाह ले रहे हैं। प्रोफेशनल कौन होता है, जो किसी समस्या या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। जैसे कि हमें अधिगम संबंधी कुछ समस्या है तो हम एजुकेशनल काउंसलर से जाके मिल रहे हैं। वो जो एजुकेशनल काउंसलर होगा वो 6 मंथ या 1 ईयर का साइकोलॉजी से डिप्लोमा किया होगा, या हो सकता है उसने साइकोलॉजी से एमए कर रखी होगी। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो प्रोफेशनल है और उसके पास हम सलाह लेने के लिए जा रहे हैं। तो परामर्श यानी काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है यही है कि इसमें भी सजेशन ही लिया जाता है। इसमें भी जो काउंसलर होता है वो सलाह ही देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो काउंसलर है वो प्रोफेशनल होता है, उसने कुछ पढ़ाई कर रखी होती है, उसके पास कुछ डिग्री या डिप्लोमा होता है, वो ट्रेंड होता है अपने विशेष क्षेत्र में, और उसके द्वारा जब हम किसी समस्या से संबंधित सलाह लेते हैं या फिर कोई तरीका जानते हैं, कोई सहायता प्राप्त करते हैं, तो उसको हम परामर्श कहते हैं। और गाइडेंस में हमने क्या आपको पढ़ाया था कि जो मार्गदर्शन होता है, निर्देशन होता है, उसमें कोई भी आपको मार्गदर्शित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। आपका दोस्त हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, उसको हम मार्गदर्शन बोलते हैं। और परामर्श जो है वो आपके मार्गदर्शन का ही एक भाग है, समझिए। जो ये परामर्श भी दे रहा है वो भी मार्गदर्शन के अंदर ही आपका आ जाता है। लेकिन जब अंतर की बात करें तो परामर्श प्रोफेशनल व्यक्ति से मिली सलाह, सजेशंस या समस्या के समाधान को हम क्या बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ पे आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे, ये जो काउंसलिंग होता है, फेस टू फेस रिलेशनशिप या फेस टू फेस प्रोसेस को भी हम काउंसलिंग का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है जी कि दो व्यक्ति आमने सामने होना ज़रूरी होता है परामर्श में। गाइडेंस में क्या है कि आपको फ़ोन पे, चिट्ठी के द्वारा कैसे भी आपको मार्गदर्शन किया जा सकता है, लेकिन काउंसलिंग में थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो दो बंदे हैं, ये दो बंदे आमने सामने हों। कैसे हों, आमने सामने हों। आमने सामने में ये दो बंदे कौन होंगे, एक काउंसलर होगा आपका और दूसरा क्या होगा, काउंसली होगा। तो ये फेस टू फेस बैठ के एक रूम, एक सेपरेट रूम के अंदर डिस्कस करते हैं, और जो काउंसलर होता है वो काउंसली के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इसके बाद देखिए, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है इसमें एक तरफ एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट यानी काउंसलर होता है जिसने 6 मंथ या 1 ईयर की डिप्लोमा कर रखी होती है किसी विशेष क्षेत्र में। और अलग अलग प्रकार के काउंसलर होते हैं विशेष क्षेत्र में। जैसे कि आपका जॉब से रिलेटेड अलग काउंसलर हो गया, शिक्षा से रिलेटेड अलग काउंसलर हो गया, व्यक्तिगत परामर्श देने के लिए संवेगात्मक जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इमोशनली, उसके लिए अलग काउंसलर होते हैं। तो
तो एक तरफ इसमें काउंसलर होता है जो एक्सपर्ट होता है और एक तरफ काउंसलिंग होता है। तो ये दोनों के माध्यम से काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है और इस प्रक्रिया में दोनों का ही ग्रोथ होता है। काउंसलर को भी कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती है, नया केस देखने को मिलता है तो उसको भी एक्सपीरियंस गेन होता है और काउंसली को भी एक्सपीरियंस गेन होता है और उसी एक्सपीरियंस से वो समस्या का समाधान करने के योग्य बन पाता है। तो इसमें ग्रोथ दोनों की होती है, काउंसलर और काउंसली दोनों की। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की परिभाषाएं। तो परामर्श की परिभाषाएं यदि हम देखेंगे सबसे पहले रूथ स्ट्रैंग के अनुसार देखेंगे। मैंने आपको एक बारी और बताया था कि जब हम मार्गदर्शन यानी गाइडेंस और काउंसलिंग पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक पे मार्गदर्शन और परामर्श पे सबसे ज़्यादा जिस विद्वान ने काम किया है वो कौन है, आपके रूथ स्ट्रैंग हैं। तो जब भी आप मार्गदर्शन या परामर्श का कुछ लिखिए एग्जाम के अंदर तो इनका परिभाषा जरूर मेंशन कीजिए। इनका कहना क्या है, परामर्श प्रक्रिया एक संयुक्त प्रक्रिया है। संयुक्त प्रक्रिया कैसे है, एक तरफ आपका काउंसलर होता है और एक तरफ आपका काउंसली होता है, यानी वन वे प्रक्रिया नहीं है ये कैसी प्रक्रिया है, टू वे प्रक्रिया है। तो जब टू वे प्रक्रिया है तो इसको हम संयुक्त प्रक्रिया बोल सकते हैं। तो इनका कहना है कि परामर्श प्रक्रिया एक संयुक्त प्रयास है, संयुक्त कोशिश है। और ये कैसा प्रयास है, इसमें जो विद्यार्थी होता है या जो सेवार्थी होता है, क्लाइंट बोल लीजिए इंग्लिश में, जो काउंसली होता है उसका काम क्या होता है, स्वयं को समझाने की कोशिश करता है वो समस्या के संबंध में कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना पड़ेगा। वो मार्ग का पता लगाता है जिस पर उसको जाके अपने समस्या का समाधान करना होता है। उसके पास जैसे ही समस्या उत्पन्न होती है, जो काउंसली होता है उसके पास जैसे ही समस्या उत्पन्न होती है उसके समाधान के लिए वो अपने अंदर आत्मविश्वास का विकास करने के लिए काउंसलर के पास जाता है। और काउंसलर का काम इसमें क्या होता है कि वो क्लाइंट को क्या करता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। ये सहायता वो सजेशन दे के कर सकता है, ये सहायता कोई वो थेरेपी उस पर यूज करके कर सकता है, मतलब वो किसी भी तरीके से उसके समस्या का समाधान करेगा। वो काउंसलिंग के मेथड होते हैं कि जो काउंसलर है वो कैसे काउंसलिंग करता है, डायरेक्टिव काउंसलिंग करता है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग करता है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग करता है। तो अभी आगे जाके मैं आपको काउंसलिंग के टाइप्स पढ़ाऊँगा कि जो काउंसलिंग के मेथड्स मतलब पढ़ाऊँगा कि किस मेथड से काउंसलर करेगा। तो यहाँ पे आप फिलहाल के लिए इतना जानिए कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो क्या है, संयुक्त प्रयास है। और ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें जो क्लाइंट है वो अपने समस्या समाधान के लिए प्रयास करता है, समस्या को कैसे समाधान कर सके इस चीज़ को समझने का प्रयास करता है, अपने पाथ को खोजने का प्रयास करता है जिस पाथ पे उसको जाना है। और जो काउंसलर है वो उसकी मदद करता है इस चीज़ के लिए, उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, सजेशन प्रोवाइड करके, तमाम तरीक़ों के द्वारा। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। चलिए आगे देखिए, हेरीमैन के अनुसार हम परिभाषा देख लेते हैं। हेरीमैन क्या बोलते हैं, काउंसलिंग इज द साइकोथेरेटिपिक रिलेशनशिप। ये क्या बोलते हैं कि परामर्श एक मनोचिकित्सीय संबंध है। कैसा संबंध है, मनोचिकित्सीय संबंध है जिसमें उसके हम मन का चिकित्सा करते हैं, यानी मन को ठीक करते हैं। जो हमारा क्लाइंट है उसकी मनोदैहिक स्थिति बिगड़ गई है उसको यहाँ पे ठीक करते हैं। इन विच एन इंडिविजुअल रिसीव्स डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम काउंसलर। इसमें क्या है कि काउंसलिंग को डायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड किया जाता है और इस हेल्प से जो काउंसली है उसको अवसर प्रदान होता है कि वो अपने अंदर जो नकारात्मक भावनाएं हैं, जो नेगेटिव फीलिंग है उसको रिलीज कर सके, उसको आउट कर सके और उसके अंदर एक पॉजिटिव व्यक्तित्व का विकास हो सके। इस प्रक्रिया को काउंसलिंग कहते हैं और ये हेरीमैन की परिभाषा है। इनके आपको 2-3 कीवर्ड याद रखने होंगे।
ये क्या बोलते हैं, साइकोथेरेटिपिक रिलेशनशिप है काउंसलिंग, और इसमें इंडिविजुअल को डायरेक्ट हेल्प प्रदान होता है काउंसलर से। और ये जो हेल्प है ना, इस हेल्प से वो नेगेटिव फीलिंग जो उसके अंदर होती है उसको आउट करता है, रिलीज करता है, और अपने अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी का निर्माण कर पाता है, यानी सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास उसके अंदर हो पाता है। और इसी प्रक्रिया को जी हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में है, परामर्श एक मनोचिकित्सीय संबंध है जिसमें व्यक्ति को सलाहकार से सीधे मदद मिलती है या नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का अवसर मिलता है, और इस प्रकार व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास का रास्ता साफ होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, काउंसलिंग बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है जी वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले विशेषता शब्द का अर्थ समझिए कि जैसे कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो उस कार्य होने के दौरान में, ड्यूरिंग में जो जो हमें विशेषताएं दिखती हैं, यानी उसको हम, उस प्रक्रिया को हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, और ऑब्जर्व करने के दौरान जो चीज़ें हमें फाइंड आउट होती हैं उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके नेचर को भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में ले सकते हैं, तो उसी को हम विशेषताएं बोलते हैं। विशेषताएं इंटरनल भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं, अर्थ के आधार पे होती हैं, प्रयोग के आधार पे होती हैं, तो हर आधार पे हम विशेषताओं को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आर्बकल के अनुसार परामर्श की विशेषताएं। इन्होंने परामर्श की जो विशेषताएं बताई हैं इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और यही मेन हर जगह पे यूज होता है। जो देखिए, परामर्श की जो प्रक्रिया है ना, वो दो व्यक्तियों के बीच होती है और दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित होता है, यानी वन वे नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। दोनों के मध्य विचार विमर्श के अनेक माध्यम या साधन हो सकते हैं। दोनों के मध्य क्या होता है, विचार विमर्श होता है, तर्क वितर्क होता है, पूछताछ होता है। काउंसलर जो है काउंसली से पूछताछ करता है, तो इस प्रक्रिया को हम परामर्श कहते हैं। इसे आप विशेषताओं के अंदर लिखेंगे। प्रत्येक परामर्शदाता को अपनी प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो काउंसलर है प्रोफेशनल होना चाहिए, किस प्रकार से उसको काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग की ये चीज़ उसको प्रॉपर वे में नॉलेज इस चीज़ का उसको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ गया है काउंसलिंग देने, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक के परामर्श साक्षात्कार पर आधारित होता है। ऐसा कोई भी काउंसलिंग नहीं है जिसमें आप इंटरव्यू नहीं लेंगे और विदाउट इंटरव्यू के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको काउंसलिंग की समस्या का समाधान करना है तो आपको इंटरव्यू के थ्रू आगे प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसको ग्राउंड लेवल पे सामने लेकर आना होता है। तो आप किसी भी प्रकार की काउंसलिंग देख लेंगे, उसमें पूछताछ, विचार विमर्श, ये सब प्रक्रिया जनरल चीज़ें हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, परामर्श के फलस्वरूप परामर्शी की भावनाओं में परिवर्तन होता है। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका काउंसलर है और ये आपका काउंसलिंग है। काउंसली यानी क्लाइंट है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक क्लाइंट है और ये काउंसलर है, समझ जाइए। तो जब क्लाइंट काउंसलर के पास जाता है कि भैया मेरे को ये समस्या है, मेरा समस्या इस तरीके से है, तो जो काउंसलर है वो क्या करता है, सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट करता है क्लाइंट का, और डेटा कलेक्ट करने के बाद वो प्रॉब्लम का नेचर जानने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद वो प्लानिंग करता है, प्लानिंग करने के बाद वो परामर्श को अप्लाई करता है, और जैसे ही काउंसलर काउंसली की परामर्श करा देता है तो उसके भावनाओं में चेंजिंग आने लगती है, उसकी जो फीलिंग्स है वो बदल जाती है और उसी से उसका समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त विशेषताएं हैं, वो क्या हैं, परामर्श वैयक्तिक सहायता प्रदान की प्रक्रिया है। इसमें हम व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, ग्रुप में नहीं करते हैं। हालांकि अब वर्तमान में ग्रुप में भी सहायता प्रदान किया जाता है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है
कि ग्रुप में जितने व्यक्ति हैं उनकी समस्या एक ही होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, शराब पीने की लत लग गई है, नशा का एडिक्ट हो गया है, अल्कोहल की लत लग गई है, और ऐसे 5 क्लाइंट हैं तो पाँचों को एक साथ काउंसलिंग कराई जा सकती है। लेकिन अधिकांशतः जगह पे एक व्यक्ति को एक बार में काउंसलिंग दिया जाता है। इसे सामूहिक रूप में संपादित नहीं किया जाता है। परामर्शी अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से करने में असमर्थ होता है, इसलिए वो काउंसलर के पास जाता है। समस्याओं के समाधान हेतु उसे वैज्ञानिक सुझाव चाहिए होता है, साइंटिफिक सजेशन चाहिए होता है, इसीलिए वो प्रोफेशनल के पास जाता है। इसमें आगे क्या है, वैज्ञानिक सुझाव को ही परामर्श कहते हैं। देखिए एक शब्द में, एक लाइन में परिभाषा है काउंसलिंग का, परामर्श का, कि सुझाव को हम मार्गदर्शन कह सकते हैं। लेकिन जब कोई वैज्ञानिक सुझाव हमें किसी प्रोफेशनल से मिल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, परामर्श कहते हैं। परामर्श की प्रक्रिया निर्देशीय अधिक होती है। परामर्श में क्या होता है कि जब आपको प्रोफेशनल कुछ सलाह दे रहा है तो उसको आपको मानना जरूरी होता है। और मार्गदर्शन में निर्देश कम होता है। मार्गदर्शन में आपको चीज़ें बता दी जाती है, मेरिट डिमेरिट करना आपका, निर्णय लेना आपका काम होता है। और इसमें आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है कि काउंसलर आपसे जो करवाना चाहता है वही काउंसलिंग करता है। बस वो उससे डायरेक्ट ना करवा के कभी कभी इनडायरेक्ट करवा लेता है, कभी डायरेक्टिव काउंसलिंग करा देता है, कभी इक्लेक्टिव काउंसलिंग को अपनाता है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से पढ़ा दूँगा, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। परामर्श में प्रार्थी की समस्याओं का समाधान न करके इस प्रक्रिया के द्वारा परामर्शी को इस योग्य बना दिया जाता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। तो देखिए मार्गदर्शन पढ़िए, काउंसलिंग पढ़िए, मार्गदर्शन, परामर्श, आप जो भी पढ़िए, ये जो मार्गदर्शन की संपूर्ण प्रक्रिया है इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति को समस्या का समाधान उसके हाथ में रखते नहीं है, या उसकी समस्या का समाधान काउंसलर खुद से नहीं कर देता है। जो गाइड होता है वो खुद नहीं कर देता है, बस उसको कुछ चीज़ें बताता है, उसको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देता है, उसको सजेशन देता है, वो थोड़ा सा हेल्प प्रदान करता है ताकि वो खुद से अपनी समस्या को समाधान कर सके। तो आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है, काउंसलिंग हो चाहे गाइडेंस हो, समस्या समाधान के योग्य बनाना है क्लाइंट को, ना कि उसके हाथ में हम समस्या का समाधान करके रख दे रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं है। परामर्श की प्रक्रिया प्रार्थी केंद्रित होती है, क्लाइंट सेंटर्ड ज़्यादा होती है। जी हम क्लाइंट के नीड्स को देखते हैं, क्लाइंट के इमोशनली सिचुएशन को देखते हैं और उसके हिसाब से उसके साथ उसको ट्रीट करते हैं और उसके समस्या को एक्सप्लोर करते हैं, और देन उसके समस्या का कैसे सल्यूशन किया जा सकता है, इसके लिए हम काउंसलिंग की प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। पारस्परिक विचार विमर्श, वार्तालाप, सौहार्दपूर्ण तर्क वितर्क के आधार पर इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं निर्णय ले सके। देखिए काउंसलिंग में अक्सर आप देख लीजिएगा दिल से जुड़े मामले ज़्यादा होते हैं। व्यक्ति डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, मेंटल लेवल पे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो काउंसलिंग कराने की उनकी आवश्यकता होती है। काउंसलिंग का एकमात्र अर्थ ये होता है कि जैसे आप निर्णय लेने के योग्य नहीं हैं, आपको लगता है कि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम कोई निर्णय ले सके, अगर हमने इस स्थिति में कोई निर्णय लिया भी तो वो ज़्यादा सही नहीं होगा, ऐसा लगता है, तब आप काउंसलर के पास जाना पसंद करते हैं। तो यानी आप इमोशनली रूप से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें जो काउंसलर होता है वो सौहार्दपूर्ण तर्क वितर्क करता है। सौहार्दपूर्ण का मतलब क्या है, आपके अनुसार वो सारा बातें करेगा ताकि लगेगा कि नहीं ये तो मेरे जैसा ही है, और आप सारी प्रॉब्लम उसको खुल के बताएंगे और उसी के कारण वो आपके समस्या का समाधान भी कर पाता है। अगला क्या है, परामर्श में प्रार्थी की समस्या व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है, इसलिए इसके समस्या को कॉन्फिडेंशियल भी रखा जाता है, यानी गोपनीय रखा जाता है। मानसिक रूप से प्रार्थी स्वस्थ नहीं होता है, मैंने बताया है कि मेंटल रूप से वो स्वस्थ नहीं होता है, इसलिए वो काउंसलर के पास जाता है, इसलिए वह निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता है, उसे परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। परामर्शदाता मतलब काउंसलर, समस्या समाधान के संबंध में निर्णय लेने के लिए। यानी जो काउंसली होता है, जो व्यक्ति होता है, उसकी समस्या व्यक्तिगत होती है और वो मस्तिष्क यानी कि यहाँ पे बोला गया मानसिक रूप से वो स्वस्थ भी नहीं होता है, और इसीलिए वो काउंसलर के पास जाता है क्योंकि वो उस समय उसको लगता है कि यदि हम कोई निर्णय लेंगे तो वो 100% सही नहीं होगा मेरे लिए।
एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं कि परामर्श क्या है। आप महाभारत का नाम तो सुने ही होंगे। महाभारत में एक दृश्य है, उस दृश्य के माध्यम से हम इस उदाहरण को समझेंगे। ये उदाहरण मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अर्जुन जो होते हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को जाते हैं, परंतु उन्हें अपने सगे संबंधी वहाँ पे मिलते हैं। तो वो अपने सगे संबंधी को मारने से घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने गुरु को, अपने सगे संबंधी द्रोणाचार्य को मार देता हूँ तो मेरे ऊपर एक कलंक लग जाएगा। तो वो अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह के कारण कृष्ण से युद्ध के लिए मना कर देते हैं कि ऐसा युद्ध मैं नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। तो फिर क्या होता है कि कृष्ण जो होते हैं अर्जुन को यहाँ पे परामर्श देते हैं। परामर्श देकर उनके अंदर की जो फीलिंग होती है उसको बदल देते हैं, और जैसे ही फीलिंग को बदलते हैं समस्या का समाधान हो जाता है, एक्शंस चेंज हो जाते हैं। विचार विमर्श, वार्तालाप तथा सौहार्दपूर्ण तर्क वितर्क से अर्जुन को मोह से मुक्त करते हैं। उन्हें क्षत्रिय धर्म की वो जानकारी देते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है तथा युद्ध से भागना कायरता है। वो समझाते हैं कि धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। युद्ध से यदि वो भाग जाता है, धर्म की रक्षा करने के बजाय वो पीछे हट जाता है, धर्म की रक्षा नहीं करता है, तो वो कायरता होगा। और क्षत्रिय ऐसा नहीं करते। अगर वो युद्ध से पीछे हट जा रहे हैं मतलब वो क्षत्रिय नहीं हैं। इतिहास तुम्हें कायर कहेगा, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? तो अर्जुन को लगा कि नहीं, इतिहास मुझे कायर कहेगा तो ये चीज़ स्वीकार नहीं है। मुझे धर्म की रक्षा करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो अर्जुन कहता है कि मुझे यह स्वीकार नहीं है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं तो निर्णय लीजिए कि युद्ध करना है अथवा नहीं। यह परामर्श की प्रक्रिया का विशिष्ट उदाहरण है। तो फिर अर्जुन निर्णय खुद से लेते हैं कि नहीं, युद्ध करेंगे, और अब युद्ध में जो भी मिले, मेरे गुरु मिले, द्रोणाचार्य मिले, चाहे जो भी मिले, उनका हम वध कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से परामर्श के माध्यम से यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के फीलिंग को चेंज करते हैं और एक्शंस भी चेंज हो जाते हैं, समस्या समाधान के उनको योग्य बनाते हैं। वो खुद निर्णय लेके नहीं देते हैं, वो उनको कुछ जानकारी देते हैं, कुछ पक्ष बताते हैं, और उसके बाद अर्जुन खुद निर्णय लेने के योग्य हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को जी हम क्या बोलते हैं? काउंसलिंग बोलते हैं। चलिए, एक है विलियम कैटल। विलियम कैटल के द्वारा भी काउंसलिंग की विशेषताओं को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म इन्होंने बताए हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग में। वो चीज़ क्या है? नेचर ऑफ काउंसलिंग चेंज हो जाता है क्लाइंट के फीलिंग के अनुसार, क्लाइंट टू क्लाइंट ये चेंज हो जाता है। नेचर ऑफ काउंसलिंग क्या है कि जो काउंसलिंग के प्रोसेस है कि किस प्रकार से हमें काउंसलिंग देनी है काउंसलिंग को, ये चेंज हो जाता है जी पर्सन टू पर्सन। अभी एक व्यक्ति हमारे पास काउंसलिंग लेने आया, उसको उसकी समस्याएं कुछ अलग होंगी, उसकी नीड कुछ अलग होंगी, उसके कंडीशंस कुछ अलग होंगे, तो उसके हिसाब से हम ये तय करेंगे कि उसे डायरेक्टिव काउंसलिंग देनी है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग देनी है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग देनी है। तो उसके हिसाब से हम काउंसलिंग की प्रक्रिया को तय करेंगे। तो ये क्या होता है? चेंज हो जाता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि पर्सन टू पर्सन में इंडिविजुअल क्या बोलते हैं उसको, विभिन्नताएं होती हैं, डाइवर्सिटी होती है। हर व्यक्ति की अलग विशेषताएं होती हैं और उसके समस्या की भी अलग विशेषता होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगी। समस्या समाधान समझ न आने पर काउंसलर अपने से उच्च काउंसलर के पास काउंसली को रेफर कर सकता है। जैसे कि एक पेशेंट है या क्लाइंट है, वो काउंसलर के पास जाता है, वो कुछ दिन उसके समस्या पे काम करता है, लेकिन उसके समस्या को समाधान नहीं करवा पाता है। तो जब उसके समस्या को सही से परिभाषित नहीं कर पाता है, उसको सही से उसका सल्यूशन नहीं खोज पाता है या समस्या समाधान के योग्य नहीं बना पाता है, तो वो अपने से उच्च लेवल के काउंसलर के पास उसको रेफर भी कर सकता है। ये भी काउंसलिंग के प्रक्रिया की विशेषता है। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जो काउंसलर होता है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, किसको? प्रॉब्लम को वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और प्रॉब्लम को वो एक्सप्लोर कैसे करता है? थ्रू स्किलफुल क्वेश्चनिंग। वो स्किलफुल क्वेश्चनिंग के माध्यम से प्रॉब्लम को बाहर लेकर आ जाता है। वो ऐसे क्वेश्चनिंग करता है
कि जो काउंसलिंग होता है वो खुद से समस्या के बारे में सब सही सही बता देता है। यह टेक्निक होती है कि किस प्रकार से काउंसलिंग के मन की बात निकलवानी है, वो इमोशनल जो उसके अंदर जो इमोशनल ट्रॉमा बना हुआ है उसको वो कैसे अपने बाहर लेकर आएगा, रिलीज करेगा। इसके लिए हम उसी के जैसा बात करते हैं, उससे प्यार से पेश आते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम हमें बता पाता है। इसके बाद क्या है, काउंसलिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द इंटायर गाइडेंस प्रोग्राम। जो काउंसलिंग है वो गाइडेंस का एक पार्ट है, ना कि एक अलग प्रक्रिया है, गाइडेंस का ही एक छोटा सा अंश है। मार्गदर्शन हम कई तरीकों से देते हैं, परामर्श के माध्यम से दे सकते हैं या नॉर्मल सुझाव के माध्यम से भी दे सकते हैं। काउंसलिंग में कई सेशन चलते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए। काउंसलिंग में कई सेशन चल सकते हैं, यह प्रोफेशनल सर्विस है। काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको दे दी जाएगी, एक हफ्ता में एक बार आपको दी जाएगी, फिर एक हफ्ता बाद बुलाया जाएगा, या हो सकता है एक हफ्ता तक कंटिन्यू आपके सेशन चले। तो आपको आपके अंदर जो गुस्सा आता है उसको सॉल्व किया जाएगा, आप धीरे धीरे गुस्सा नहीं करने लगेंगे, नशा की आदत को छुड़वाया जाएगा। तो काउंसलिंग कई सेशन में चलते हैं, तो इसलिए इसको एक प्रोफेशनल सर्विस बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 चीज़ों का टारगेट लिया था। एक मीनिंग हम पढ़ना चाहते थे तो मीनिंग हमने जान लिया, हम डेफिनेशन पढ़ना चाहते थे तो हमने डेफिनेशन भी इस वीडियो में जान लिया, और इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना चाहते थे तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में, अगले मतलब क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम परामर्श की प्रकृति देखेंगे। तो परामर्श की प्रकृति मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दूंगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर नहीं आई हैं तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दिए जाते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस नोट्स को खरीद सकते हैं।